शुरुआत एक वाटरफॉल से होती है। इसके करीब ही एक होटल बना होता है कि काफी खूबसूरती से पानी के ऊपर बना होता है कि वो होटल का मैनेजर कैप्टन स्ट्राइडन को यूरो हानमा के बारे में बता रहा होता है। वो मैनेजर कहता है वो हमारा होटल का पूल तभी इस्तेमाल करता है जब वाटर वेव्स काफी तेज हो जाते हैं। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होती है और सिर्फ उस दौरान ही यूरो हानमा उस पूल में स्विमिंग करता है। इसी में कैप्टन स्ट्राइडन मुझसे कहता है मुझे उसके पास ले जाओ कि दूसरे सीन में वो दोनों उसी पुल के सामने खड़े होते हैं। अब इतनी तेज वेव को आता देख के कैप्टन स्ट्राइडन कहने लगता इसमें तैरना तो ओलंपिक लेवल एथलीट के लिए भी नामुमकिन होगा। इसके जवाब में मैनेजर कहता है बिल्कुल, लेकिन वही शख्स सिर्फ इसे एंजॉय करता है। फिर कैप्टन स्ट्राइडन उससे पूछता है तो आज वेव्स की क्या स्पीड है। तो इसमें मैनेजर बोलता है आज तो 20 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। इस दौरान पुल को इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत नहीं है सवाए उसके। कैप्टन स्ट्राइडन कहता है तो कहाँ है वो, मुझे तो दिख रहा भी नहीं है। यूं ही हमें यूजिरो हानमा के बारे में दिखाया जाता है जो कि डुबकियां लगा के इसमें डाइविंग कर रहा था। उसे यूं डुबकियां लगाता देख के कैप्टन स्ट्राइडन बड़ी हैरानी से कहता तो कब से तो आखिर कब से वो इसमें डाइविंग कर रहा है। मैनेजर बोलता अब तो 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है कि सिर्फ इतना इसमें यूजिरो हानमा से मुश्किल डाइविंग मेथड इस्तेमाल कर रहा है जिसे बटरफ्लाई कहते हैं और इसी में बंदे को सबसे ज्यादा थकावट होती है। देखते ही देखते यूजिरो हानमा एक लंबी सी डाइव मारते हुए सीधा बाहर निकल आता। बाहर आते यूजिरो हानमा कहता है क्या तुम्हें दिखता नहीं है, मैं छुट्टियों पे आया हूँ। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन स्ट्राइडन और यूजिरो हानमा के दरमियान में बाकी के बारे में बात चल रही होती है। इसी दौरान कैप्टन स्ट्राइडन कहता है बाकी ने एक इमेजिनरी प्रेइंग मैंटिस को है जिसका वजन 200 kg है। अगर किसी भी प्रेइंग मैंटिस का इतना वजन हो तो कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाएगा। कैप्टन स्ट्राइडन मजीद बोलता वैसे मुझे हानमा से यही उम्मीद थी या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारा राइवल। अगर जरा भी हैरान हुए बगैर अगर एक डीमन की तरह हंसने लगता। हंसते हुए कहता है तुम जितना मर्जी बड़ा बनाओ तो आखिर में बात इस पे ही आती है कि नकली तो नकली है। यहाँ तक एक असली पपी का बच्चा वो भी उससे जबरदस्त अपोनेंट बन जाता। अब दूसरे सीन में हमें एक परेड में दिखाया जाता है जहाँ पे ये परेड रखी गई होती है। वहाँ पे पिछली बार पुराने प्रेसिडेंट की जान ले ली गई होती है। इस वजह से अब उसी जगह पे जो प्रेसिडेंट है उसने परेड रखा होता है इसके ऑनर के लिए। वो प्रेसिडेंट उधर से ही गुजर होता है और उस बार उसकी सिक्योरिटी से 10 गुना ज्यादा होती है। ये न्यूज दे रही होते हैं तभी वहाँ पे उनके नुमाइंदे के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जब दोबारा कनेक्ट होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट वहाँ से गायब हो चुके हैं। इसी तरह उनका नुमाइंदा बताता है किसी ने प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया है क्योंकि वो किडनैपर सीधा किडनैप करके करीबी रेस्टोरेंट पे चला गया होता। फिर हमें उसी रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता जो कि वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि बाकी खुद ही होता। बाकी उससे पहले तो माफी मांगता, माफ करना कि मैं तुम्हें यूं ही उठा के ले आया। प्रेसिडेंट कहता है पर आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए। इसके जवाब में बाकी कहता है यहाँ पे कोई विंडो तक नहीं है तो इसका मतलब कोई स्नाइपर मैन वगैरह वगैरह हमें तंग नहीं कर सकते। तभी प्रेसिडेंट मस्जिद बोलता तो तुम्हें पता होगा कि ये रेस्टोरेंट काफी करीब है और आसपास तो हर तरफ सिक्योरिटी है। बाकी कहता है वैसे भी मेरा गोल यही है खुद को हवाले करना क्योंकि बाकी उसे एक प्रिजन के बारे में जिक्र करता है एरिज़ोना स्टेट प्रिजन। ये नाम सुन के आप सभी को थोड़ा कुछ पता तो चल ही गया होगा। बाकी वहाँ पे आखिर क्यों जाना चाहता है। वहाँ पे बाकी कैदी बन के इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे ओलिवर है कि ओलिवर से लड़ने का सोच रहा है। प्रेसिडेंट कहता अगर क्या मैं इनकार कर दूं। इसके जवाब में बाकी कहता है फिर तो मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा लेकिन हाँ तुम जिंदा बच जाओगे। अब ये सुन के प्रेसिडेंट फिकर सिप लेते हुए अपने दिल पे पत्थर रख के बाकी की बात मान ही लेता। बाकी उससे कहता है तो चलो बार बता दो। ऐसे भी लोगों को काफी फिक्र हो रही होगी। खैर अब बाकी को ले जाया जा रहा होता। इसे कोर्ट में बहुत जल्दी से गिल्टी साबित कर दिया जाता क्योंकि बाकी के सारे काम काफी जल्दी होते क्योंकि बाकी चाहता था। देखते ही देखते दिन से रात हो जाती और रात में बाकी पहुंच जाता। बाकी का फिंगरप्रिंट दिया जाता, आई स्कैन की जाती, फिर आखिर में स्वाब लिया जाता बाकी का डीएनए लेने के लिए। उसकी सारी मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाती। बाकी को सीधा ओलिवर के पास ही ले जाया जा रहा था क्योंकि ओलिवर ने जैसे बाकी का नाम सुना होता उसने तुरंत से कहा होता कि बाकी को फौरन मेरे पास ही लाया जाए। हर जगह से गुजरते एक दरवाजा खोला जाता जो देख के बाकी तुरंत से हैरान हो जाता कि वो जगह अंदर से एक लग्जरी होटल की तरह होती। ये सारा कुछ देख के बाकी काफी ज्यादा सरप्राइज होता। सारा का सारा कुछ देख के बाकी को समझ में आती है ओलिवर यहाँ पे तो किंग बन के रहता है। यहाँ से वो सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ आगे नहीं जा सकता। यूं ही बाकी
आगे जाके जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अपने सामने ओलिवर को पाता, जो कि अंदर से और भी पहले से भी ज्यादा लग्जरी होता। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि बाकी 18 साल का हो चुका है। इसके बाद ओलिवर बाकी को बैठने के लिए कहता है। बैठते ही वो बाकी को टी ऑफर करता, मगर बाकी हर चीज से इनकार कर देता। फिर ओलिवर कहता है, मुझे पता है तुम क्या कहोगे, प्लीज मिस्टर ओलिवर मुझसे लड़ो। ओलिवर मजीद बोलता, मैंने ये भी सुना है कि तुम अपने फादर से लड़ोगे, इस वजह से तुम प्रैक्टिस के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। बाकी कहता, बिल्कुल। सबके बाद मिस्टर ओलिवर बाकी से कहता है, बाकी मैं यहाँ पे नंबर 1 हूँ, मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर, और इस प्रिजन में तो बहुत सारे कैदी हैं, लेकिन यहाँ पे 4000 से ज्यादा नेशंस के विलन्स मेरी जान के दुश्मन है। बस वो बाकी से यही कहना चाह रहा है कि तुम तो बस एक बिगिनर हो। लेकिन खैर बाकी को उसकी ये सारी बकवास बर्दाश्त नहीं होती। इसके बाद बाकी खड़े होके वासी टेबल को अपने पाँव से साइड पे करता। वो कहता, मैं यहाँ पे लड़ाई करने आया हूँ, और जो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम मुझे इस रूम में खुद ही ले आए। कहते ही बाकी उसके मुंह पे एक दमदार वार करता, मगर बदकिस्मती से इतना स्ट्रॉन्ग पंच होने के बावजूद भी वो ओलिवर पे इफेक्ट न करता। जो देख के बाकी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। खैर वो बाकी को एक और चीज भी पता था। वो बाकी से कहता है, अगले हफ्ते जो कि मैं यहाँ पे नंबर 2 से लड़ूंगा, कि आज तुम्हें उसके सेलर में ले जाया जाएगा। ये उम्मीद है कि गार्ड्स तो तुम्हें सारे के सारे रूल्स बताएंगे, लेकिन जो असली रूल्स है जो तुम्हें जानने की जरूरत है तुम जैसे कैदियों के बीच में है। यूं ही वो बाकी को उसके सेलर में ले जाता। उसी सेलर में एक और शख्स भी होता है जो कि बाकी का नाम लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स आयरन माइकल है। वो फिलहाल बाकी को सोने के लिए कहता है। खैर आयरन माइकल को यहाँ पे देख के बिस्किट ओलिवर की एक बात याद आती है कि बिस्किट ओलिवर ने कहा था वो अगले हफ्ते 2nd रैंक वाले से लड़ने जा रहा है। बाकी समझता है कि वो आयरन माइकल ही है, तो वो बाकी के कान में आके बोलता है, नहीं तुम गलत हो, इस प्रिजन में तो मैं तो टॉप 10 में भी नहीं आया। ये सुनते ही बाकी की आंखें खुली की खुली रह जाती। साथ ही साथ वो बाकी से ये भी बोलता, मुझे इन चीजों की परवाह भी नहीं है, क्योंकि मैं हरी जवानी में नहीं मरना चाहता। इसका ये रवैया देख के बाकी दिल ही दिल में कहने लगता। यहाँ तक फॉर्मर चैंपियन आयरन माइकल जैसा भी यहाँ पे डरता है। इसी में वहाँ पे एक अनजान बूढ़ा शख्स भी होता है। वो आयरन माइकल से कहता है, अगर तुमने ये सारी बातें ना बंद की तो मिस्टर 2 का गजब देखोगे। वो यहाँ तक सोते हुए भी सब कुछ सुनता है। कि सिर्फ इतना, वहाँ पे एक तीसरा लंबे कद वाला शख्स भी मौजूद होता है। खैर इसी तरह अगले दिन की शुरुआत होती है। इसी में एक जोरदार घंटी बजती है और सारे के सारे प्रिजनर्स को उठाया जा रहा होता है। अब एक लंबा कद वाला शख्स भी वो भी उठ जाता है। इसे अपने सामने यूं खड़ा देख के बाकी उसे नंबर 2 समझता है, लेकिन असल में वो भी नंबर 2 नहीं होता, जो कि उसी सेलर में पे नंबर 2 भी मौजूद होता है। वो नंबर 2 को उठा रहा होता है। इसी तरह ब्रूम क्लोजेट में से नंबर 2 बाहर निकलता है कि बाकी के सामने आके कहता है, गुड मॉर्निंग बाकी सा। वो बाकी का स्वागत करता। बाकी दिल ही दिल में कहता, तो ये है वो शख्स। खैर वो बाकी से कहता, मैंने सुना है तुमने जो कुछ भी किया प्रेसिडेंट के साथ, अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो इस प्रिजन के बारे में तो मुझसे जरूर पूछना। जिसमें बाकी कहता है, तो फिर तुम ब्रूम क्लोजेट में क्या कर रहे थे, मतलब कि ब्रूम क्लोजेट में क्यों हो। तभी वो बाकी से कहता है, क्योंकि मैं वॉरियर हूँ, वॉरियर से मतलब सिपाही, जंगजू वगैरह। बाकी उससे कहता है, एक और चीज भी, अगर मैंने तुम्हें यहीं पे पटक दिया तो क्या नंबर 2 में हो जाऊंगा। यहाँ पे आखिरी डायलॉग सी नंबर 2 का फेवरेट होता। वो कहता, टुडे इज अ गुड डे टू डाई, मतलब कि आज का दिन अच्छा है मरने के लिए। यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो लाइक करो।